और अयोध्या खंड में कहाँ पर गए हैं वो, यहाँ पर क्या है, राजा हर्षिष्ठ के पास, जो अयोध्या के महाराज है। तभी गालव कोई उत्तर नहीं सोचता, कुछ रुककर महाराज आप स्वयं उसके लक्षणों का जांच करवा ले। देखिए एक तो क्या है, कितना अपमान जो है वो सह रही है और कितना दुख उसमें है, इन शब्दों में जो है हमें पता चल जाती है। मुंह खोल देती है राजज्योतिषी, मुंह के अंदर झांक देखता है, तालू जीभ और होंठ लाल हो। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से माधवी नाटक जो है उसे देखेंगे। देखिए माधवी नाटक के सेकेंड सेशन में पाठ यहाँ तक हुआ था कि गालव और माधवी जो है यहाँ पर जंगल में भटक रहे हैं, घोड़ों को ढूंढते हुए, उन्हें खोजते हुए। तो ऐसे में क्या है, उन दोनों में कुछ बातचीत जो है होती है, वहां आश्रम से निकल जाते हैं। आश्रम से निकलने के बाद यहाँ पर दोनों में बातचीत होती है। उन दोनों में बातचीत होने से पहले यहाँ पर गालव थोड़ा सा स्वार्थी होकर सोचता है कि खुद क्यों ना वही जो है यहाँ पर माधवी से शादी कर ले, मगर बाद में फिर से वो वचनबद्ध होने के बारे में निर्णय लेता है। फिर माधवी के साथ बातचीत होती है, तो यहाँ पर उन दोनों की बातचीत में हमें यहाँ पर स्पष्ट हो गया था कि क्या है, दोनों आपस में जो है एक दूसरे को तभी पसंद जो है वहां करने लगे हैं करके। अंत में क्या है, यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, वो अयोध्या खंड की तरफ जो है निकलते हैं। किसके लिए, यहाँ पर घोड़ों को खोजते हुए या फिर घोड़ों की तलाश में। तो पाठ यहाँ तक हुआ था। चलिए अभी हम पाठ का जो शुरुआत है, आज का जो सेशन का शुरुआत है वहां करेंगे। देखिए अभी अयोध्या के महाराज हर्षिष्ठ का दरबार, महाराज ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, मतलब वो अयोध्या खंड आ गए हैं। और अयोध्या खंड में कहां पर गए हैं वो, यहाँ पर क्या है, राजा हर्षिष्ठ के पास, जो अयोध्या के महाराज है। तो आप ही को पता रहेगा कि जो एक क्या है, राज दरबार जो है वह किस तरह रहता है। एक महाराजा हर्षिष्ठ जो है वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है, दरबारी है, मंत्री है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह वहां का जो माहौल है, वातावरण जो है इस तरह है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पास में मंत्री दरबारी सभी है। एक और क्या है, थके हारे धूल दिसरित माधवी और गालव है, क्योंकि वो जंगलों से यहाँ पर क्या है, बहुत दिनों से जो क्या है यात्रा जो है करते हुए आए रहे, इसीलिए वो धूल दूसरित है और थके हारे भी है। देखिए हर्षिष्ठ, हमने तुम्हारी अभ्यर्थना सुनी मुनि कुमार, पर यहाँ हमें बड़ी विचित्र सी लगी। हम यहाँ मान लेते हैं कि तुम ऋषि विश्वामित्र के विद्यार्थी रहे हो, पर क्या तुम्हारे गुरु अश्वमेधी घोड़े लेकर घोड़ों का व्यापार करेंगे? देखिए पर अभी वो आ गए हैं और आकर जो है गालव ने अपनी बात जो है वहां रख ली है। मतलब किस तरह जो है वो यहाँ पर सोचा था कि क्या है, वो माधवी को सौंपकर जो है वापस जो है 800 अश्वमेधी घोड़े जो है राजा से पाएगा इस तरह। तो ये सभी बात उसने कह दिया, इसलिए हर्षिष्ठ यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या है, ठीक है हमने तुम्हारी बात सुनी, मगर हम इस बात को कैसे मान ले? ठीक है अभी एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि तुम ऋषि विश्वामित्र के शिष्य हो और उन्होंने तुमसे 800 अश्वमेधी घोड़े मांगे। क्यों मांगे? उन घोड़ों का वहां क्या करेंगे? 800 अश्वमेधी घोड़ों का वहां करेंगे क्या? इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, क्या वे स्वयं अश्वमेध यज्ञ रचना चाहते हैं क्या? मतलब अश्वमेध यज्ञ के लिए जो है अश्वमेधी घोड़ों का उपयोग जो है करते हैं। तो ऐसे में क्या इतने सारे घोड़ों को लेकर वो खुद जो है अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं क्या? फिर वो कहते हैं कि बड़ी विचित्र सी अभ्यर्थना है तुम्हारी। यह भी मान लेते हैं कि यह युवती महाराज ययाति की ही कन्या है, यूं देखने में इसे राजकन्या कौन कहेगा? देखिए ठीक है। और एक बात जो उसने की थी कि जो उसके साथ जो युवती है, मतलब क्या है, पर माधवी जो है वह ययाति की पुत्री है। मगर कैसे माने? देखो इसे देखने से तो लगता है कि क्या है, ये कोई भीलनी है। तो ऐसे में क्या है, वेशभूषा से तो कोई भीलनी जान पड़ती है, पर हम यहाँ कैसे मान ले कि यह ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो चक्रवर्ती राजा बनेगा? देखिए अभी वो क्या है, प्रश्न जो है पूछ रहा है गालव से कि हम तेरे बातों पर विश्वास कैसे करें? कोई भी क्या है ऐसे आकर कह देगा और हम मान लेंगे, और इस लड़की को तो देखने से भीलनी लगती है, और तुम बोल रहे हो कि ये महाराज ययाति की पुत्री है, कैसे मान ले? और ठीक है वो भी मान लेते हैं, मगर ये बात, इस बात का हम विश्वास कैसे करें कि उसके कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा? और सिर्फ तुम्हारी बात को यूं ही सुनकर हम तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े गिनकर दे दे क्या? इस तरह पर राजा हर्षिष्ठ पूछता है। ऐसे पूछते पूछते है वो क्या करता है, यहाँ पर माधवी के पास आता है
उसे देखने लगता है। तभी माधवी सकुचाती है, अब राजकुमारी जैसा दर्प तुम्हें नहीं सुहाता। देखिए पर दान में दी हुई युवती में अकड़ किस बात की, यह तुम एक अभ्यर्थिनी बनकर आए हो, इधर सामने आओ। देखिए वो उसे देखता है, तभी वो सकुचाती मतलब शर्माते। कौन? माधवी। तभी क्या है यहाँ पर, वो राजा हर्षित जो है उसे कैसे बात कर रहे इस पर ध्यान दीजिए। अभी तुम क्या महारानियों जैसे यहाँ पर इटला रही हो, ऐसे तो क्या है, ऐसे शर्माना तुम्हें शोभा नहीं देता। दान में दी हुई वस्तु हो तुम, तो ऐसे में आओ इधर आओ करके वो यहाँ पर पुकारता है। तभी देखिए हरेश, हम महाराजा ययाति का बड़ा आदर करते हैं। देखिए यहाँ पर उसे देखकर मतलब वो किस तरह सकुचाती है, सौम्यता उसमें कैसी है, उसे देखकर थोड़ा सा तो क्या है, उसे यहाँ पर वो क्या है उस पर आकृष्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, हम महाराजा ययाति को जानते हैं, मगर क्या है, इस बात पर हम कैसे विश्वास करें कि क्या है, तुम पर भी विश्वास करते हैं, पर सौदे इस तरह नहीं होते। देखिए पर सौदा जो है वहां इस तरह नहीं किया जाता। तो उस युवती को रनिवास में हम रख ले और तुम्हें अश्वमेधी घोड़े गिन कर दे, ये कैसे संभव है, इस तरह यहाँ पर वह कहता है। तभी गालव कोई उत्तर नहीं सोचता, कुछ रुककर महाराज आप स्वयं उसके लक्षणों का जांच करवा ले। देखिए अभी जो बार बार प्रश्न पूछ रहा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला करके, तो गालव क्या कह सकता है? पहले तो उसे सोचता ही नहीं है कि वह क्या करे। पहले एक बार पूछने पर वो कह देता है कि मैं आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता, जो ययाति ने इसे क्या है सौंपते समय मुझे बताया था उतनी बात तो मैंने आपको बता दी। फिर भी जब वो क्या है, कैसे विश्वास करे, सौदा तो ऐसे नहीं किया जाता है। अगर क्या है इसके बाद में टीके से रखेंगे, फिर बाद में इससे जो पुत्र होगा अगर वह चक्रवर्ती राजा नहीं बना तो क्या करेंगे हम। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर गालों को कुछ सूझता नहीं, अंत में वो कह देता है कि आप ही स्वयं जांच जो है यहाँ पर टेस्ट चाहे तो आप करवा सकते हो करके। तभी यहाँ पर राजा जो है अरेस्ट जो है किसे बुलाता है, राज ज्योतिषी को यहाँ पर बुलाता है। तभी क्या है यहाँ पर राज ज्योतिषी महाराज की जय हो, मतलब उसे बुलवाया तो राज ज्योतिषी आए, आते ही महाराज को जय बोला। फिर देखिए अरेस्ट आ गए, हम इस युवती के लक्षण जानना चाहते हैं, अच्छी तरह से जांच कीजिए। देखिए हम इस युवती के लक्षण जानना चाहते हैं, अच्छी तरह से जांच करके बताइए कि क्या है, कुछ भी बात आप मत छुपाइएगा और कुछ भी बड़ा चढ़ा कर मत बताइएगा करके। तभी यहाँ पर राज ज्योतिषी जो आज्ञा महाराज करके यहाँ पर जाते हैं और वह माधवी से इधर आओ युवती करके पुकारते हैं, एक साइड में उसे ले जाते हैं। ले जाकर वो क्या करने लगते हैं, उसकी जो जांच पड़ताल है वहां करते हैं। तो मंच पर जो है एक तरफ जो है उसे ले जाते हैं और क्या है एक पीटिका पर उसे खड़ा करते हैं। फिर क्या है उसकी जांच पड़ताल जो है उसकी एक एक लक्षणों का मतलब उसे हाथ आगे करने के लिए बताते हैं, उसकी उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को, यहाँ तक कि उसकी जुबान मतलब उसे मुंह खोलने के लिए कहते हैं। सभी हर तरीके से जो है उसके लक्षणों का यहाँ पर क्या है जांच जो है राज ज्योतिषी यहाँ पर करता है। फिर देखिए माधवी की यहाँ पर जांच करके राज ज्योतिषी जो है आगे आता है। राज ज्योतिषी जो है पर कहिए क्या बात है, मतलब राज ज्योतिषी आगे आते ही यहाँ पर महाराज हरेश जो है पूछते हैं कहिए क्या बात है करके। तभी क्या है राज ज्योतिषी कहता है कि युवती राजकन्या है महाराज। देखिए एक बात कंफर्म हुआ कि युवती जो है वह राजकन्या है। हरेश हमें प्रसन्नता हुई तुमसे, तुमने कैसे जाना, मतलब हाँ हमें प्रसन्नता हुई, अभी तुम्हें कैसे पता चला, इस तरह वो पूछता। तभी राज ज्योतिषी महाराज सभी लक्षण बता रहे हैं, ऐसे नक्षिक बड़े विरल होते हैं। मतलब वैसे तो सभी इसके जो लक्षण है, शारीरिक जो लक्षण है उससे तो ये पता चल जाता है कि क्या है ये राजकन्या ही है। ऐसे जो क्या है नक्षिक जो है मतलब नक्शिक तक क्या है यहाँ पर इसकी लक्षण से पता चल जाता है, ये बहुत ही विरल है, इसे पता चलता है कि वो क्या है युवती राजकन्या ही है। तो और उसके साथ साथ और एक बात बताते हैं कि क्या है चक्रवर्ती राजा के गुण पाए जाएंगे, मतलब क्या है वहां एक दिन जब इसके कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वहां चक्रवर्ती राजा का जो गुण है उसमें पाया जाएगा। तो महाराज आपकी मनोकामना पूरी होगी, मतलब क्या है अगर आप माधवी को रखोगे और आपसे जो बच्चा पैदा होगा वह चक्रवर्ती बच्चा ही होगा माधवी के कोख से। इस तरह से भी राजपुरोहित जो है वह कहता है। तभी देखिए अरेस्ट क्या सच है, तुमने कौन से ऐसे लक्षण देखे। देखिए अभी भी अरेस्ट को क्या है पर शक ही है, इसीलिए वो फिर से पूछ रहा है कि ऐसे कैसे तुमने लक्षण देख लिए, जो क्या अभी तुमने बोला क्या वो सच है क्या करके। तभी राज ज्योतिषी महाराज क्या एक एक लक्षण गिनकर बताए। देखिए क्या एक एक लक्षण को भी गिनकर बताना पड़ेगा क्या करके। तभी हरेश हाँ बताइए। देखिए वो राजा है तो यहाँ पर
क्या है उसकी ही हुकूमत चलेगी। तो ऐसे में ठीक है, एक एक लक्षण गिनकर बताने पड़ेंगे, तभी राज सिंहासन पर क्या है अरेस्ट उठता है और माधवी के पास जो है वहां चला जाता है। तो ऐसे में राज ज्योतिषी भी जो है पर राजा के साथ जाकर माधवी के जो है एक छड़ी लेकर एक एक अंग की तरफ इशारा करते हुए वो उसका लक्षणों को जो है पर गिनकर बताता है। देखिए माधवी के पास जाकर उसके विभिन्न अंगों की ओर छड़ी के साथ निर्देश करते हुए राज ज्योतिषी बताता है, महाराजा जिस युवती की पीठ सीधी हो, देखिए पीठ सीधी हो, कपोल तथा नेत्र के कोई ऊंचे हो और स्तन युगल क्या है पर ऊपर को उठे हो, तो उसके बाद माधवी की पीठ पीछे जाकर कमर पतली हो और केश दांत हाथ पैर की उंगलियां कोमल हो। देखिए हर एक अंग की तरफ इशारा करते हुए यहाँ तक कि बाहों की तरफ, और उसके साथ साथ क्या है उसकी कमर केश राशि सबके बारे में यहाँ पर, उसकी उंगलियों के बारे में सब कुछ यहाँ पर एक एक को भी दिखाकर वहां क्या है उसका वर्णन करते हुए, अगर ये ऐसा जो एक एक अंग है इस तरह होगा तो क्या है हरेश कहो कहते जाओ, तो इस तरह से भी क्या है यहाँ पर वो कह रहा है। तभी देखिए राज ज्योतिषी माधवी से मुंह से कुछ कहो युवती, अभी तक पूरे शरीर का वर्णन पीठ कमर और उसके साथ साथ चेहरा और उसकी उंगलियों के बारे में सभी जांच हुई। अभी देखिए उसकी मुंह की भी जांच, मतलब कुछ मुंह से बोलो युवती करके, तभी हरेश कुछ बोलो युवती, फिर से वो पहले राज ज्योतिषी बोलता है तभी क्या है माधवी चुप होती है, फिर से क्या है पर हरेश भी कहता है कि कुछ बोलो युवती करके, तभी देखिए पर माधवी गालव से, यह क्या हो रहा है गालव, तुम मुझे कहाँ ले आए हो, मेरे साथ फिर किस जन्म का वैर चुकाने आए हो, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसका फल मुझे मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कोई भी एक स्त्री को जो है एक लड़की को जो है उसके शरीर के एक एक अंग की तरफ इशारा करते हुए उसका वर्णन अगर करेंगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। तो अभी वो बोलने के लिए भी कह रहे, तो यहाँ पर माधवी जो है कहती है गालव से, गालव की तरफ देखते हुए क्या है तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और किस जन्म का वैर मुझसे चुकाने आए हो, और क्या है मैंने कौन सा पाप किया था किस जन्म में जो अभी मुझे क्या है उसका फल भुगतना पड़ रहा है। तो इन शब्दों में अभी तक माधवी ने जो भी बताया इन शब्दों में क्या है माधवी में जो है कितना यहाँ पर दुख भरा हुआ है और उस स्थिति में वह कितना अपमान यहाँ पर सह रही है। एक तो क्या है कितना अपमान जो है वो सह रही है और कितना दुख उसमें है, इन शब्दों में जो है हमें पता चल जाती है। तो फिर देखिए आगे राज ज्योतिषी कंठ स्वर गंभीर है महाराज, देखिए उसमें भी थोड़ी सी भी करुणा यहाँ पर ना ही राजा हरेश को और ना ही गालव को और ना ही राज ज्योतिषी को, किसी को भी नहीं आया। तो राज ज्योतिषी और वहां पर भी एक्सप्लेन कर रहे, देखो उसके जो कंठ है वो गंभीर है, वो जो बोलती है उस पर वो उसके टोन पर वो गंभीर है, और क्या है जिस युवती का कंठ स्वर गंभीर हो और नाभि गहरी हो स्वभाव स्थिर हो और वो गंभीर हो, माधवी से मुंह खोलो युवती करके, फिर से क्या है पर मुंह खोल देती है। राज ज्योतिषी मुंह के अंदर झांक कर देखता है, तालू जीभ और होंठ लाल हो, देखिए है तक कि दांत तालू जीभ सब कुछ क्या है यहाँ पर दिखाते हुए, उसके होंठ लाल है तालू लाल है जीभ लाल है, मतलब टंग सभी जो है उसके बारे में वर्णन करते हुए फिर माधवी से क्या है हथेलियां दिखाओ। देखिए अभी तक उसका यहाँ पर क्या है उसके गुण लक्षणों का यहाँ पर जांच ही हो रहा है, अभी हथेलियां दिखाओ करके, तभी माधवी की हथेलियां क्या है पलट कर दिखाते हुए हथेली नेत्रों की कोई लाल हो। तो ऐसे में क्या है फिर ज्योतिषी ग्रंथ में कहा है कि इस इन सभी लक्षणों से युक्त युवती चक्रवर्ती राजा को जन्म देने वाली होगी। मतलब अभी तक जो जो भी लक्षण जो है देखिए जैसे उसने पूछा ऐसे ही पूछा कि क्या एक एक लक्षण गिनकर बताना पड़ेगा क्या, राजा ने हाँ कहा। तो ऐसे में क्या है एक एक लक्षण को भी क्या है अभी वो दिखाकर एक एक अंग को भी क्या है पर दिखाते हुए उसका वर्णन करते हुए, थोड़ा सा सोचिए माधवी को उस समय कितना यहाँ पर अपमान जो है सहना पड़ा होगा, उसे कितना दुख हुआ होगा। तो ऐसे में क्या है इस सभी मतलब ऐसे सभी लक्षण वाले जो युवती होती है वो क्या है चक्रवर्ती राजा पुत्र को जो है वहां जन्म लेगी, मतलब उसके कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, इस तरह सभी वहां कहता है। तभी गालव के मन तनाव कुछ ढीला पड़ने लगा परंतु वहां निश्चेष्ट सा खड़ा रहा। देखिए तभी गालव के मन में कुछ जो तनाव है, मतलब क्या है पहले राजा हरिश्च जो है उसके बातों का यहाँ पर क्या है उसके बातों को नहीं मान रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, तो अभी उन्हें विश्वास जो है आ गया। राजा ज्योतिषी ने जब कहा कि ऐसे सभी क्या है सच में, मतलब गालव ने जो बात कही है वो सच है करके, तभी उसे थोड़ी सी तृप्ति जो है मिलती है। तभी हरेश आसन ग्रहण करो देवी, देखिए आसन ग्रहण करो देवी,
किस तरह जो उसकी बातों में जो है बदलाव जो है हुई। पहले किस तरह पर राजा हर्ष उसके साथ बात कर रहा था, जब उसे कंफर्म हुआ, मतलब पक्का हुआ कि क्या है, अभी वो ययाति ही की या पुत्री है और वो क्या है पर चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी, तभी देखिए उसकी बात किस तरह बदल जाता है। मगर वो बैठने के लिए मानती नहीं है, तभी माधवी खड़ी ही रहती है। तभी फिर राजा हर्ष जो है गालव से पूछता है कि क्या है, अभी क्या है, इस युवती को तो मैं रख लूंगा, तुम्हारी जो अभ्यर्थना है मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, मगर अगर मेरे पास 800 घोड़े ना हो तो, अभी तो मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास कर लूंगा, मगर मेरे पास 800 घोड़े ना हो तो। तभी यहाँ पर वो कहता है कि क्या, आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, तो अभी हम यहाँ से चले जाते। तो इस तरह से भी वह कहता है। फिर क्या है, वो कहता है कि हम तुम्हें 200 घोड़े देंगे करके। तभी वो कहता है कि गालव नहीं, 200 घोड़े नहीं, मुझे 800 घोड़े चाहिए करके। तभी देखिए यहाँ पर हर्ष मुग्ध नेत्रों से माधवी की ओर देखते हुए, इस लक्षणों को जानने के बाद तो हम इस युवती को कहीं नहीं जाने देंगे। देखिए अभी हर्ष जो है उस युवती को देखते हुए मतलब मुग्ध हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया है वो उन बातों को जानकर। तो ऐसे में वो उसकी सुंदरता को भी अभी वो ठीक से क्या है यहाँ पर अभी उसने नजदीकी से देखा, तो ऐसे में ऐसे युवती को तो मैं जाने नहीं दूंगा। तो सुनो युवक, हमारी अश्वशाला में 200 अश्वमेधी घोड़े हैं, हम तुम्हें 200 घोड़े देंगे, परंतु अभी नहीं, वे भी पुत्र लाभ होने पर। देखिए अभी हमारे अश्वशाला में 200 अश्वमेधी घोड़े हैं, तुम उसे ले लेना, मगर हम उन घोड़ों को तुम्हें देंगे कब, जब हमें पुत्र लाभ होगा। तभी गालव असंभव, केवल 200 घोड़े हर्ष, हम युवती को अपने रनिवास में रख लेंगे, पुत्र लाभ होने पर हम इसे अपनी पटरानी भी बना सकते। देखिए अभी पूर्ण रूप से हर्ष जो है वह माधवी को पसंद करने लगा है। तो ऐसे में ठीक है, क्या है, हम इसे अपने रनिवास में रखेंगे, फिर उसके बाद जब इससे पुत्र लाभ होगा, अगर सच में पुत्र लाभ होगा, फिर बाद में तुम्हें 200 अश्वमेधी घोड़े देंगे, फिर हम इसे पटरानी भी बनाएंगे, फिर जब इसके गर्भ से हमें पुत्र लाभ होगा, हम तुम्हें अश्वमेधी घोड़े भी गिन कर दे देंगे करके। तो यहाँ पर देखिए फिर गालव 200 घोड़े, मुझे तो 800 अश्वमेधी घोड़े जुटाने हैं। तभी हर्ष 200 घोड़े, इससे अधिक घोड़े हमारे पास नहीं है, बहस हो रहा है। फिर गालव कहता है कि यह असंभव है महाराज, मैं शेष 600 घोड़े का प्रबंध कैसे करूंगा, मतलब ये असंभव है, आप भी समझा करो, मुझे तो 800 घोड़े चाहिए, तो 600 घोड़े कहां से लाऊंगा बिना माधवी के करके। तभी हर्ष, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते, पुत्र लाभ के बाद माधवी हमारे रनिवास में ही रहेगी और तुम घोड़े ले जाना करके। फिर गालव, यह असंभव है, चलो माधवी यहाँ से, यहाँ आना ही भूल थी, 200 घोड़ों के बदले में तुम्हें नहीं दे सकता। देखिए यहाँ पर क्या है, गालव और राजा हर्ष के बीच में बहस चल रहा है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर फिर से वो कहता है कि क्या है, हम सिर्फ तुम्हें 200 घोड़े ही दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या है पर गालव भी जिद पर अड़ा है कि ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, चलो माधवी यहाँ आना ही भूलता करके, इस तरह वह कहता है। आगे देखिए यहाँ पर हर्ष, किस भुलावे में पड़े हो युवक, आर्यवर्त में किसी राजा के पास तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े नहीं मिलेंगे। मतलब वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ मेरे पास क्या, अगर पूरी आर्यवर्त में, पूरी भारत में तुम कहीं भी घूम लो, किसी भी राजा के पास तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े जो है वहां नहीं मिलेंगे करके। तभी गालव, पर मुझे गुरु दक्षिणा के लिए 800 घोड़े जुटाने हैं, नहीं महाराज मुझे यह स्वीकार नहीं है करके। मतलब क्या है, मगर मुझे तो 800 घोड़े चाहिए ना, नहीं महाराज आपकी जो बात है मुझे स्वीकार नहीं करके। तभी माधवी पीटिका पर से उतर आती है। गालव आगे बढ़कर क्या है माधवी करके। देखिए माधवी पीटिका पर से उतर आकर गालव करके पुकारती है। तभी गालव कहता है कि आगे बढ़कर क्या है माधवी करके। तभी देखिए माधवी यहाँ पर क्या कहती है, तुम इनसे कहो पुत्र लाभ के बाद ये मुझे मुक्त कर दे और तुम्हें 200 घोड़े दे दे। देखिए उन दोनों में कुछ और ही बहस हो रहा है और यहाँ पर माधवी आकर एक क्या है सुझाव जो है देती है कि ठीक है तुम उनकी बात को मान लो, क्योंकि माधवी ने जब ये बात सुनी कि किसी भी एक राजा के पास उसे 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं मिलेंगे, तब वो ये बात कहती है कि क्या है, ठीक है तुम राजा से कहना कि क्या है पर जब उन्हें पुत्र लाभ होगा तब वो तुम्हें 200 घोड़े भी दे और उसके साथ साथ मुझे मुक्त भी कर दे। गालव, पर शेष घोड़े माधवी, देखिए मगर बाकी घोड़ों का क्या करेंगे, इस तरह वो पूछता है। तभी माधवी, शेष घोड़े यहाँ से नहीं मिलेंगे, उनके लिए कहीं और जाना होगा। मतलब शेष मतलब क्या है, बाकी, बैलेंस, बाकी जो घोड़े है ना
तो वो तो हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे, कहीं और जाएंगे करके। तभी आर्यच, तुम विचार कर लो, यदि हमारा निर्णय स्वीकार हो तो युवती को हमारे रनिवास में दे दो। जाते हुए मंत्री से आप इनका निर्णय जानकर हमें सूचित कर दे, आप चलिए हमारे साथ करके। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे माधवी ये बात कहती है कि वो मुझे रख लेंगे, बाद में जब उन्हें पुत्र लाभ होगा तभी 200 घोड़े देंगे, फिर मुझे छोड़ने के लिए बताओ करके। तभी जो है हर्यश्व जो है पर उन दोनों में थोड़ा सा बहस होता है, मगर बाकी घोड़ों के लिए क्या करेंगे। तभी माधवी कहती है तब हम दूसरे राजा के पास जाएंगे, क्योंकि क्या है, मुझे चिर कौमार्य का भी व्रत प्राप्त है। देखिए चिर कौमार्य मतलब क्या है, वो खुद यहाँ पर कहती है, क्या करके गालव पूछता है, मतलब एक ब्रह्मचारी ने मुझे वर दिया था कि क्या है, मुझे क्या है, मैं जब भी यहाँ पर माँ बनूंगी फिर से क्या है यहाँ पर अनुष्ठान करके फिर से मैं क्या है यहाँ पर युवती बन सकती हूँ, कन्यात्व प्राप्त कर सकती हूँ। तो ऐसे में चुर कौमारी का व्रत प्राप्त है करके। तो ऐसे में यहाँ से निकलने के बाद मैं क्या करूंगी, मुझे जब भी इन्हें एक बार पुत्र लाभ हो जाएगा तब फिर से मैं अनुष्ठान कर लूंगी, फिर से मैं युवती बन जाऊंगी, मतलब मेरे शरीर में कोई भी अंतर जो है वहां नहीं आएगी। तो इस तरह से भी वो समझाती है। तो इतने में राजा भी आता है कि रुको, हमने तुम्हारी बात सुन ली है, हमें ये बात स्वीकार है। मतलब वो भी मान लेता है कि ठीक है, बाद में जो है पुत्र लाभ होने के बाद तुम माधवी को भी ले जा सकते हो और 200 घोड़े जो है वहां भी ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर राजा को माधवी से भी इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चा है। जो बच्चा यहाँ पर क्या बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, इसीलिए। तो ये बात सुनकर फिर बाद में यहाँ पर राजा हर्यश्व कहता है कि ठीक है, पहले आप विचार कर लो, फिर बाद में क्या है आपका निर्णय जो है बता दीजिएगा। मंत्री से भी कहते हैं कि बाद में इनका निर्णय जानकर क्या है आप मुझे सूचित कर दीजिए, अभी फिलहाल मेरे साथ चलिए करके मंत्री से कहता। तो यहाँ पर क्या है, मंत्री और जो महाराज हर्यश्व जो है वो वहां से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद माधवी फिर से गालों को जो है यहाँ पर समझाने लगती है। देखिए पर वो कहते हैं कि तुम स्थिति को समझो गालो, पुत्र लाभ होने पर मैं मुक्त हो जाऊंगी और फिर हम दोनों स्वतंत्र होंगे। देखिए यहाँ पर हम दोनों स्वतंत्र होंगे। गालव यहाँ पर पहले मानता नहीं, वो कहता है कि न जाने तुम्हें कौन कौन से राजा के पास रहना पड़ेगा और कौन कौन से राजा के रनिवास में रहना पड़ेगा माधवी, हम कोई ढूंढ लेंगे जिसके पास हमें 800 अश्वमेधी घोड़े मिले करके। मगर वो कहते कि तुम स्थिति को समझो, कहीं पर भी तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं मिलेंगे, और ऐसे करने पर क्या हो जाएगा कि क्या है, घोड़े भी तुम्हें मिल जाएंगे और क्या है, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर माधवी मन ही मन क्या चाहती है, एक तो यहाँ पर क्या है, गालव की जो क्या है यहाँ पर गुरु दक्षिणा है 800 अश्वमेधी घोड़े जो है वहां भी मिल जाए, और यहाँ पर जो है इसे किसी राजा के पास भी ना रहना पड़े, मतलब वो मुक्त हो जाए, बाद में वो गालव से शादी करे। एक ऐसी मंशा जो है यहाँ पर अभी माधवी के मन में है, इसीलिए वो ऐसे बात जो है कहती है। फिर यदि शेष घोड़ों के लिए भी अन्य राजाओं के रनिवास में रहना पड़ा तो अंत में मैं मुक्त हो जाऊंगी, ठीक है, मगर बाद में भी जब मैं अन्य राजाओं के रनिवास में रहूंगी फिर भी अंत में तो क्या है, मुझे मुक्ति ही मिलेगी ना। यह ठीक है, तुम राजा का सुझाव मान जाओ, इस तरह किसी दिन हम दोनों मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो जाएगी और हम जहां चाहे जा सकेंगे। देखिए इस तरह क्या हो जाएगा, एक तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी जुट जाएगी और हम दोनों अंत में मुक्त भी हो जाएंगे और हम दोनों जहां चाहे वहां जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, माधवी के अनुसार अंत में वो दोनों शादी कर ले, ये इच्छा उसके मन में ही है, मगर वो डायरेक्टली जो है पर गालव से नहीं बता रही है। देखिए अभी वो गालव से प्रेम करती है, तो प्रेम के कारण वो क्या क्या करने के लिए तैयार है। यहाँ पर प्रेम के कारण गालव से जो वो प्रेम करती है, उस प्रेम के कारण वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ सहने के लिए तैयार है। तो एक तो क्या है, गालव को उसकी गुरु दक्षिणा जुटाना जो है कितना इंपॉर्टेंट है ये उसे पता है, और मगर उसे कौन इंपॉर्टेंट है, गालव इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में क्या है, वो गालव से अंत में शादी कर सकती है। इस भावना से ऐसी जो बात है वहां खुद माधवी जो है गालव को समझाती है। तभी देखिए यहाँ पर गालव कहता है कि माधवी तुम क्या कह रही हो, इसमें तो बरसों लग जाएंगे, इस तरह मैं कब ऋण जो है पर चुका पाऊंगा, इस तरह जो है वहां पूछता है। मतलब अगर एक एक राजा के पास एटलीस्ट बच्चा होने के लिए 1 साल तो लग जाएंगे, तो 800 अश्वमेधी घोड़े यहाँ पर जुटाने तक क्या है
कितने बरसों लग जाएंगे, कितने वर्ष लग जाएंगे, कब मैं अपनी गुरु दक्षिणा जुटा पाऊंगा, इस तरह जो है पर गालो कहता, कब मैं ऋण मुक्त हो पाऊंगा, इस तरह से भी। तभी माधवी, तुम मेरी चिंता नहीं करो, और ये भी बात कहता है कि क्या है, और तुम्हें किन किन राजाओं के पास रहना पड़ेगा। तभी माधवी कहती कि तुम मेरी चिंता नहीं करो गालव, और कोई विकल्प नहीं है, मतलब और कोई चांस नहीं है, और कोई रास्ता भी नहीं है कि क्या है, हम जिस रास्ते पर जाकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। इसीलिए तो मुक्ति का एक यही रास्ता है, मुक्ति का भी और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ति का भी। देखिए वो क्या कह रही है यहाँ पर, हम दोनों के मुक्ति का भी और तुम्हारे प्रतिज्ञा पूर्ति का भी सिर्फ यही रास्ता है जो अभी मैं बता रही हूँ। तुम हर्यश्व की बात जो है उसे मान लो। इस तरह से भी माधवी यहाँ पर गालव को मनाने की कोशिश जो है वहां करती है। फिर क्या होता है यहाँ पर, इतने में वो दोनों बातचीत करते रहते हैं, उतने में मंत्री आता है, और मंत्री आकर पूछता है कि आपने क्या निर्णय किया, आपने क्या निर्धार या फिर निर्णय जो है किया करके। तभी माधवी, हमें महाराज का प्रस्ताव जो है स्वीकार है। देखिए पर माधवी कहती है, खुद माधवी ही पहले कहती है कि हमें महाराज का प्रस्ताव स्वीकार है करके। तभी मंत्री, तो देवी अंतपुर में प्रवेश करे। देखिए यहाँ पर वो गालव को कैसे भी मना लेती है, और वो कहती है, फिर यहाँ पर हाँ कहने पर मंत्री कहता है कि आप अंतपुर में प्रवेश करें करके। तभी देखिए वो गालव से कहती है कि क्या है, तुम कोई चिंता नहीं करो, जल्दी से जल्दी ये जो कष्ट की जो समय है वह बीत जाएगा करके। मतलब माधवी क्यों खुद हो करके ये सभी बातें जो है यहाँ पर कर रही है, वही गालों को कन्विंस करती है। क्योंकि उसके अनुसार अगर कोई एक राजा के पास 800 अश्वमेधी घोड़े मिल जाएंगे तो क्या है, गालव की तो यहाँ पर क्या है, जो गुरु दक्षिणा है वहां पूरा हो जाएगा, फिर वहां तो मिल जाएगा। मगर माधवी को क्या है, उसी राजा के पास तो जीवन पर्यंत के लिए रहना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, वो अंत में गालव से शादी कर सकती है, गालव के साथ रह सकती है, और गुरु दक्षिणा भी क्या है जुट सकता है इस रास्ते में। तो इस तरह वह क्या है, गालों को जो है इसीलिए ये सभी जो है वहां कन्विंस जो है करती है। तो अंत में क्या होता है, यहाँ पर मंत्री जो है उन्हें अंतपुर में जाने के लिए कहता है। उतने में क्या है, ताली बजाता है, जिस पर दाई 2-3 बांदियां, मतलब एक दाई आती है और 2-3 बांदियां आती है, और वस्त्र आभूषण भी साथ में लेकर आती है। तो ऐसे में क्या है, माधवी के कंधे पर एक दुकुल वस्त्र डाला जाता है, किस तरह महारानियां पहनती है सिर पर। फिर उसके बाद एक छोटा सा मुकुट उसके सर पर रखा जाता है। फिर उसके बाद माधवी को क्या है वहां अपने साथ ले जाने लगती है। तो ले जाते समय देखिए माधवी यहाँ पर क्या कहती है, यह कैसा नाटक खेला जाने लगा है गालव, मुझे लगता है मैं अंतपुर में नहीं किसी कारावास में जा रही हूँ। देखिए किस तरह उसे यहाँ पर क्या है, कुछ दुकुल वस्त्र और आभूषण सभी पहनाकर, यहाँ पर एक सर पर एक किरीट पहनाकर उसे ले जा रहे हैं। तो उसे लग रहा है कि क्या है, मुझे लग रहा है कि मैं अंतपुर में नहीं, किसी रनिवास में नहीं, बल्कि कारावास में जा रही हूँ। पर यह समय कट जाएगा, मैं एक एक दिन गिनूंगी। देखिए मगर ये समय जल्दी ही कट जाएगा, मैं एक एक दिन गिनूंगी गालव, न जाने फिर हम कब मिलेंगे। तुम अपना ध्यान रखना गालव, मेरी चिंता नहीं करना, मुझे याद रखना गालव, भूल नहीं जाना। देखिए मुझे भूल नहीं जाना, इस तरह सभी करके वो गालव को जो है कहती है। फिर बाद में दाई और बांदियों के साथ माधवी का प्रस्थान, गालव मंच के बीचों बीच खड़ा है। देखिए तभी वो उसे ले जाते रहते, तभी वो ये सभी बातें बोलती है। फिर उसमें क्या है, उसका प्रस्थान जो है माधवी का होता है। प्रस्थान मतलब याद रखिएगा एग्जिट, मतलब वो चले जाते हैं मंच पर से। फिर मंच पर अकेला कौन खड़ा है, यहाँ पर गालव जो है खड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, फिलहाल माधवी जो है राजा हर्यश्व के रनिवास में जो है कुछ दिनों के लिए रहने वाली है। जब तक उसे क्या है पुत्र लाभ नहीं होता, उसे हर्यश्व के पास रहना है। बाद में क्या हो जाएगा, पुत्र लाभ के बाद जो है वह जा सकती है गालों के साथ, और 200 घोड़े भी उन्हें मिल जाएंगे। इस तरह भी फिलहाल बातचीत जो है वह तय होती है। आज के लिए इतना ही, आगे के जो कहानी है या फिर नाटक जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।